मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, बीए पार्ट 3 की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति में राष्ट्रपति कार्टर का काल 1977 से 1980, राष्ट्रपति रीगन का काल 1981 से 88 और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का काल 1989 से 1992 तक अमेरिका की क्या विदेश नीति रही, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति कार्टर की नीति के बारे में, जो 1977 से 1980 तक रही थी। ये जो काल था, इस काल में जो महत्वपूर्ण बातें हुई उसमें मानवाधिकार को बहुत महत्व दिया गया। तीसरी दुनिया के जो गरीब देश थे उनको मदद दी गई। श्वेत सरकारों को स्थापित करने में दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया में जिमी कार्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका ने कार्य किया और इससे अमेरिका की जो प्रतिष्ठा कुछ धूमिल हो गई थी वो फिर से प्राप्त होने लगी। तो इस तरह से जिमी कार्टर का जो काल था 77 से 80 तक का, ये काल बहुत महत्वपूर्ण काल था। इसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में या किस तरह से अमेरिका की विदेश नीति विकसित हुई इस दौरान, इसको हम लोग देखेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहली बात है मानवाधिकार पर जोर देने की नीति। राष्ट्रपति कार्टर ने मानवाधिकार के मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण माना और विदेश नीति का एक प्रमुख अंग बनाया, और इसी के आधार पर उन्होंने उरुग्वे, अर्जेंटीना, इथोपिया आदि देशों में मानवाधिकार का हनन होने के तथ्य के आधार पर उनको दी जाने वाली विदेशी मदद रोक दी। मानवाधिकार का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, हालांकि उसे जिमी कार्टर प्रशासन ने राजनीति के ताने बाने में लपेट करके देखा और उसी के आधार पर कार्य किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो परमाणु शस्त्रों के परिसीमन की नीति है। परमाणु अस्त्र का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हो चुका था। विश्व में बहुत सारे देशों के पास इस समय तक परमाणु अस्त्र थे, यहाँ तक कि भारत ने भी 1974 में परमाणु शक्ति का विकास कर लिया था। तो इनकी बिक्री को या उसके निर्माण में कमी कैसे लाई जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और मैटर था जिस पर कार्टर सरकार ने काम किया। विदेश नीति का ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसमें परमाणु अस्त्रों में कटौती करना और जानलेवा अस्त्रों की बिक्री में भारी कमी करना महत्वपूर्ण बात थी। ईरान को अमेरिका ने 250 F-18 लड़ाकू विमान और पाकिस्तान को 110 A-7 बम वर्षक विमानों की सप्लाई रोक दी। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाती है राष्ट्रपति कार्टर के शासनकाल की, जिससे एक तरह से हम कहें कि घातक हथियारों को बढ़ावा देने पर एक तरह से रोक लगी। तीसरी जो बात आती है वो है पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करना। इसमें भी जिमी कार्टर की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रही। राष्ट्रपति कार्टर ने पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए 19 नवंबर 1977 को मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात 36 घंटे की यात्रा के लिए यरूशलेम पहुंचे। सितंबर 1978 में कैंप डेविड में बेगिन, सादत और कार्टर ने अमेरिकी कूटनीति के तहत वार्ता की, जिसे एक बहुत बड़ी सफलता राष्ट्रपति कार्टर की माना जाता है। कैंप डेविड समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर की व्यक्तिगत विजय मानी जाती है, जिससे कि पश्चिम एशिया में काफ़ी हद तक शांति की स्थापना हो सके। अगली जो महत्वपूर्ण बात आती है इसमें वो है तीसरी दुनिया के प्रति नीति। तीसरी दुनिया जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देश आते हैं। तीसरी दुनिया के देशों के साथ विदेश संबंध सुधरे। वियतनाम के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश पर अमेरिकी प्रशासन ने वीटो का प्रयोग नहीं किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी और दोनों देशों के बीच जो लापता अमेरिकी सैनिक थे उनको लेकर के भी एक तरह से मतभेद को खत्म कर दिया गया। अमेरिका और वियतनाम के बीच मजबूत आर्थिक संबंध स्थापित करने के लिए वार्ता शुरू हुई। वहीं पर क्यूबा के साथ भी काफ़ी हद तक
राजनयिक संबंध स्थापित किए गए, जबकि इससे पहले अमेरिका क्यूबा को एक तरह से सोवियत संघ का पिट्ठू कहा करता था या सोवियत संघ का समर्थक कहा करता था, लेकिन अब यहाँ पर फिर से राजनयिक संबंध शुरू हुए। राष्ट्रपति कार्टर ने भारत की यात्रा की, जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती रोजलिन कार्टर लैटिन अमेरिका के कुछ देशों की सद्भावना यात्रा पर गईं। वहाँ पर उनका बहुत अच्छा स्वागत भी हुआ और नहर की समस्या को स्थायी रूप से समाप्त करने में सफल हुए। ये पनामा नहर की समस्या थी, जिसे कार्टर प्रशासन ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। मार्च 1978 में कार्टर ने वेनेजुएला और ब्राज़ील की यात्रा की। लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों में अमेरिकी साम्राज्यवाद का भय एक तरह से इसके माध्यम से दूर हुआ, यानी ये यात्रा इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण रही। इसी में ही अफ्रीका आता है। अफ्रीका के जो अश्वेत लोग थे उनके प्रति कार्टर प्रशासन ने काफ़ी हमदर्दी दिखाई। निग्रो नेता एंड्रू यंग को संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी राजदूत बनाया गया, जिससे कि अमेरिका में काफ़ी हद तक हमदर्दी आए। रोडेशिया से क्रोम उत्पादों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। दक्षिण अफ्रीका को जो अमेरिकी हथियार दिए जाने वाले थे, उन पर भी रोक लगा दी गई। अगली जो नीति थी उनकी, वो थी चीन के प्रति, क्योंकि हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 1949 में चीन में जब साम्यवादी क्रांति हुई थी, तो उसके बाद अमेरिका ने उसे एक तरह से साम्यवाद को एशिया में प्रसार का एक माध्यम मान लिया था, और इसीलिए वो लंबे समय तक यूएनओ का सदस्य भी नहीं बन पाया था। लेकिन 1971 में अमेरिकी प्रशासन ने ही उसमें मदद की, यूएनओ का वो सदस्य बना। चीन के प्रति नीति में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, हालांकि बहुत ज़्यादा मतज्ञ नहीं हुआ। राष्ट्रपति कार्टर के काल में भी अमेरिकी विदेश मंत्री साइरस वेंस ने 22 से 27 अगस्त 1977 तक चीन की यात्रा की, परंतु ताइवान का जो मैटर था, जो मतभेद था उस पर दोनों का, उसके माध्यम से ये बातचीत बहुत सफल नहीं हो पाई। वेंस की यात्रा की समाप्ति पर कोई संयुक्त विज्ञप्ति भी नहीं दी गई। साइरस वेंस के बाद कार्टर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रेजेंस्की ने पीकिंग की यात्रा की, और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में सुधार की बात को उठाया गया। चीन के प्रति नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जिमी कार्टर ने किया और चीन को विभिन्न किस्मों के हथियार और विद्युत आणविक उपकरणों के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ था, उसमें ढील दे दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, जहाँ वाणिज्यिक संबंध सुधारने की बात भी आई, जहाँ एक तरह से आणविक उपकरणों के निर्यात पर जो प्रतिबंध था, उसमें भी ढील दी गई। कार्टर प्रशासन की विदेश नीति में अगली बात आती है ईरान और अफगानिस्तान में नीति। विदेश नीति जो थी राष्ट्रपति कार्टर की, वो ईरान और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही। 4 नवंबर 1979 को ईरान की राजधानी तेहरान में छात्रों ने अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को बंदी बना लिया। 20 जनवरी 1981 को बंधकों को हालांकि रिहा कर दिया गया, परंतु ये घटना अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए बहुत बड़ा अपमान थी। दूसरी जो घटना हुई वो थी 27 दिसंबर 1979 को बड़ी संख्या में सोवियत सेनाओं ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया, परंतु अमेरिका इसमें कुछ भी नहीं कर सका। उसने सिर्फ सोवियत संघ को चेतावनी दी। मास्को पर दबाव डालने के लिए उसने जो गेहूं था वो सोवियत संघ को बेचना बंद कर दिया। मास्को ने ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर दिया, परंतु इसके बावजूद भी सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में लगातार बनी रहीं। तो ये भी राष्ट्रपति कार्टर के समय में एक ऐसी स्थिति थी जो बहुत सफल स्थिति नहीं मानी जा सकती, या अमेरिकी प्रशासन इन दो घटनाओं में काफ़ी हद तक हम कहें जिन्हें असम्मानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा था। तो ये थी राष्ट्रपति कार्टर के काल की नीति 1977 से 1980। अब आते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के काल पर, जो है 1981 से 88 तक का काल। काफ़ी लंबा काल है, 2 काल थे। रिपब्लिकन पार्टी के थे रोनाल्ड रीगन और बड़ी उम्र के थे। इस समय विदेश नीति काफ़ी खराब स्थिति में मानी गई और
आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिसको लेकर के ये चुनाव लड़ा गया था। और इस आधार पर रोनाल्ड रीगन ने नए सिरे से विदेश नीति को शुरू किया। जो महत्वपूर्ण बातें हैं राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के काल की, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है शीत युद्ध का नवीनीकरण। हमने देखा था कि पहले जब शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ, उसके बाद शीत युद्ध धीरे धीरे उसमें ढील आने लगी, और उस ढील का कारण था कि काफ़ी हद तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो लगातार वार्ताएं कर रहे थे, वो लगातार यात्राएं कर रहे थे, और उसके माध्यम से अशांति के वातावरण को समाप्त करने में काफ़ी हद तक सफल भी रहे थे। रोनाल्ड रीगन की जो विदेश नीति है वो बहुत आक्रामक थी, सोवियत संघ की विरोधी थी। वो शिखर वार्ताओं को प्राथमिकता नहीं देते थे, कठोर नीति और टकराव की नीति पर बल देते थे। तो ये जो नीति थी उनकी, ये बहुत आक्रामक थी, और इसीलिए उन्होंने अमेरिका और रूस के मध्य तनाव शैथिल्य या देतांत की नीति को नहीं अपनाया। उनके निर्देशन में जो अमेरिकी विदेश नीति थी वो डलेसवादी अनुदारवाद का पुनरागमन थी। एक तरह से सॉल्ट वार्ताओं को नहीं मानते थे, बल्कि शस्त्रों की दौड़ को तेज करना चाहते थे। शस्त्रों में परिसीमन नहीं लाना चाहते थे। न्यूट्रॉन जैसे भयानक बमों का निर्माण करना चाहते थे। परमाणु अस्त्र और प्रक्षेपास्त्रों के प्रश्न को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच काफ़ी हद तक एक, जिसे हम कहें कि तनातनी या वैमनस्य लगातार बन रहा था। ये कहा जाता है इसीलिए कि रीगन की विदेश नीति से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दूसरा शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। इस शासनकाल के उत्तरार्ध में रोनाल्ड रीगन, हालांकि पहला जो हिस्सा था उसमें काफ़ी आक्रामक नीति थी, लेकिन बाद में सोवियत संघ के साथ उदार संबंध बनाने को इच्छुक भी हुए। जेनेवा में नवंबर 1985 में रीगन और गोर्बाचोव की वार्ता हुई। रिकजाविक में अक्टूबर 1986 में रीगन और गोर्बाचोव की फिर शिखर वार्ता हुई, और दिसंबर 1987 में वॉशिंगटन शिखर सम्मेलन में संधि की गई, जिसमें जो देतांत की ओर बढ़ते हुए कदम का सूचक थी। स्टार वॉर्स पर रीगन का अड़ना एक तरह से विफल हो गया। फिर भी 8 दिसंबर 1987 को रीगन और गोर्बाचोव ने जिस ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए वो रोनाल्ड रीगन के काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इस संधि में दोनों देश मध्यम और कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने को सहमत हो गए। हालांकि दोनों देशों के बीच और भी कुछ समझौते हुए। इनमें से एक समझौता था जिसमें अमेरिका से सोवियत संघ तक वायु सेवा मई 1988 से शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण नीति थी वो थी शस्त्रों की दौड़ में तेजी या होड़ में तेजी। रीगन प्रशासन सामरिक शक्ति में अमेरिका को बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहता था, जिससे वो पूरे विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके आए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभुत्व संपन्न बना रहे। 9 अगस्त 1981 को रीगन प्रशासन ने न्यूट्रॉन बम बनाने का निश्चय किया। सॉल्ट वार्ताओं में उनकी कोई रुचि नहीं थी, और रक्षा बजट में अमेरिकी शासन बहुत ज़्यादा वृद्धि इस समय तक कर चुका था। तो इस तरह से अमेरिकी प्रशासन में राष्ट्रपति के बदलाव के साथ विदेश नीति में भी निरंतर बदलाव आते रहे हैं। जैसे जिमी कार्टर की विदेश नीति में हमने देखा कि मानवाधिकार पर जोर देने की नीति रही, परमाणु शस्त्रों के परिसीमन की नीति भी रही, थर्ड वर्ल्ड के साथ अच्छे संबंध रखे गए। तो वहीं रोनाल्ड रीगन जब राष्ट्रपति बने तो नीतियों में एकदम से बदलाव आ गया, और ये बदलाव आक्रामक नीति का था, सोवियत संघ की विरोधी नीति का था। और इसीलिए जैसा अभी हम पढ़ रहे थे कि शीत युद्ध का नवीनीकरण होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन हालांकि दूसरा जब काल शुरू हुआ इनका, तो उसमें कुछ हद तक नीतियों में बदलाव हुआ और ऐतिहासिक संधियों पर हस्ताक्षर भी हुए। लेकिन शस्त्रों की होड़ को उन्होंने तेज किया ताकि वो पूरे विश्व की राजनीति में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर सकें, और रक्षा बजट को काफ़ी हद तक बढ़ाया गया।
तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में जिमी कार्टर की राष्ट्रपति के रूप में विदेश नीति कैसी रही और अमेरिका की विदेश नीति का क्या स्वरूप उस समय बना, और उसके साथ साथ आज हमने शुरू किया रोनाल्ड रीगन की विदेश नीति किस तरह की रही। कल की क्लास में हम राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की नीति को आगे पढ़ेंगे और उसी के साथ हम राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की अमेरिकी विदेश नीति का अध्ययन भी अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।